नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो युवा हैं, 2013 उनका बैच है और एक ऐसे युवा ऑफिसर से हम भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें बेहिचक लगा सकते हैं। हमारे साथ हैं एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और लखनऊ से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा और मध्य प्रदेश कैडर उन्हें अलॉट हुआ है और वर्तमान में वो जबलपुर में नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर अनूप कुमार सिंह। बहुत स्वागत करता हूं अनूप जी आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इसमें सर, इस कार्यक्रम में हम एक दरवाज़ा यादों का खोलते हैं, यादों की खिड़कियां खोलते हैं, थोड़े नॉस्टैल्जिक होते हैं, पास्ट की तरफ जाते हैं। मैं आपको अगर ले चलूं किसी टाइम मशीन में बिठाकर अतीत की तरफ, तो अनूप जी अतीत की इस टाइम मशीन में बैठकर क्या देख रहे हैं? कानपुर का एक नौजवान जो हर नौजवान की तरह सपने संजोता है कि मुझे यहाँ जाना है, इस करियर में अपने दायित्व को लेकर आगे बढ़ना है, इस तरह की एक सोच को लेकर आगे बढ़ने की जो बात थी, तो कैसे याद करते हैं आप अपने स्कूल के दिनों को और अपने कॉलेज के दिनों को? निश्चित तौर पर स्कूल के दिन काफ़ी अच्छे थे। स्कूल के दौरान इतना कैरियर के बारे में बहुत कुछ सोचने का मौका नहीं मिला या उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। स्कूल के समय बस वही थोड़ा सा जो बचपना रहता है कि स्कूल में जो खेलना कूदना पढ़ाई, उसके साथ अंतर आता है कॉलेज में जाने के बाद। जब कॉलेज में एडमिशन होता है, उसके बाद जब सीनियरों से डिस्कशन होता है, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ता है, उसके बाद जाके कहीं कैरियर नाम की चीज़ आती है दिमाग में। स्कूल तक तो ये सब चीज़ें काफ़ी सेकेंडरी टाइप की रहती हैं, लेकिन कॉलेज में एंटर करने के बाद कैरियर जब चॉइसेस के रूप में कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं, उसमें से फिर जाके एक दोस्तों के माध्यम से सीनियर्स के थ्रू एक विचार बनता है कि हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए, एक अच्छा ऑप्शन है सोसाइटी की सर्विस करने का, कुछ सेटिस्फाई अपने आप को लाइफ में करने का। वहीं से जाके इस तरीके के विचार मन में पैदा होते हैं और उसी के लिए प्रयास शुरू किया जाता है कॉलेज में आने के उपरांत। जी, थोड़ा हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या घर में कोई प्रशासनिक सेवा से आने वाला कोई व्यक्ति रहा या पिताजी किस फील्ड से रहे? ये मोटिवेशन जो है अखिल भारतीय सेवा का, ये कहाँ से आया? थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। परिवार में तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करूं तो सिविल सेवा में तो कोई नहीं था। पिताजी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे। हाँ, उन्हीं का निश्चित तौर पर काफ़ी मोटिवेशन रहा, गाइडेंस रहा, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों के बारे में मन में कहीं ना कहीं उन्होंने विचार वो पैदा कर दिए थे और वही लगातार मोटिवेट करते रहे, सजेस्ट करते रहे। तो उसी के बाद फिर कॉलेज में कुछ दोस्तों से इंटरेक्शन हुआ, उनके कुछ रिलेटिव सर्विसेज में आए थे। फिर उनसे बात करने के उपरांत उस चीज़, वो जो इच्छा थी वो बलवती होती गई और फिर उसके बाद ही प्रयास गंभीरता के स्तर पर होने शुरू हुए और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 2013 मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल ठीक है। 2010 की मैं बात करना चाहूँगा, आपको ले जाऊँगा 2010 में, जब दिल्ली जैसे शहर में उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, हिंदी हार्टलैंड से कोई भी युवक आता है तो दिल्ली जितना प्रेरित करती है उतना कई बार डराती भी है। एक बड़ा शहर, एक महानगर जो देश की कैपिटल तो है ही, वहाँ बड़े बड़े राजनेता हैं, दिग्गज आईएएस हैं, सड़कों पर हुजूम है और कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि दिल्ली निर्मम भी है, वो संवेदना उस तरह से नहीं रखती है जैसा मुंबई या दूसरे महानगरों में थोड़ा बहुत या काफ़ी हद तक हमें नज़र आता है। कैसा लगा था आपको 2010 में? बड़े रोमांटिसिज्म की चीज़ें भी समझ में आती हैं, वो गाने याद आते हैं, एक अकेला इस शहर में आबोदाना ढूंढता है। आपकी किस तरह की फीलिंग थी? हालांकि आप बातचीत में मुझे बहुत डिटरमाइंड लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि एकलव्य की तरह आप कहीं डिफोकस हुए होंगे, लेकिन फिर भी दिल्ली ने आपको क्या एक चैलेंज के तौर पर भी दिखी दिल्ली आपको? देखिए, दिल्ली में कोचिंग करने गया था तो मैं और मेरा मित्र थे और हम लोग बहुत फोकस थे कि मतलब कई तरीके के भ्रम भी हैं दिल्ली में, कई तरीके के भटकाव भी हैं
तो उस पे चूँकि मेरा कॉलेज का ही बैचमेट था और कहीं ना कहीं हम लोगों को चीज़ें ये मालूम थी कि भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो फोकस्ड रहना है। तो उस वजह से कहीं ऐसा कुछ नहीं, कोचिंग करना उसके बाद घर में पढ़ना। फिर मैंने जैसे पहले बताया कि उसी दौरान एक स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम हो गया था, तो उसी में मैं इंगेज हो गया और फिर धीरे धीरे 2-3 महीने के गैप पे उसके रिजल्ट आते रहे और फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा रहना नहीं हुआ, तकरीबन 10-12 महीने के आसपास रहा। तो 3-4 महीने तो कोचिंग का ही दौर था, बीच में एग्ज़ाम के चक्कर में 15-20 दिन दूसरे जगहों पर भी जाना पड़ा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिल्ली में समय ऐसा नहीं रहा, जो रहा फोकस्ड रहा। और एक अच्छा हमारा फ्रेंड सर्किल था, जो लोग एक दूसरे के हम लोग डिस्कशन के माध्यम से इंगेज रहे और इस तरीके से कोई भटकाव भ्रम या कुछ मतलब इतना समय ही नहीं मिला कि इस तरीके की चीज़ों में कुछ ऐसा होता। तो उसका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जो अपना फ्रेंड सर्किल था, जो सेम फ्रीक्वेंसी के लोग थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें मददगार रहीं और जी सब चीज़ें होती चली गई। अनूप जी, इस कार्यक्रम में इसके पहले भी कई युवा ऑफिसर्स से हमने बात की, तो एक बड़ा कॉमन फैक्टर हमने ये देखा कि वो सब ये सजेस्ट करते हैं कि फ्रेंड सर्किल और लाइक माइंडेड फ्रेंड सर्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा मददगार होता है। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है आप भी उसी फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं। क्या कहेंगे इस पर कि दोस्तों का एक समूह जो आप ही की तरह इसी तरह की किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके साथ डिस्कशन और तबादला ख्याल यानी बातचीत, अपने विचारों का आदान प्रदान, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा तो अक्सर ही मानना रहता है कि किसी भी चीज़ करने के लिए डूज़ एंड डोंट्स जानना बहुत ज़रूरी है और सफल होने के लिए डोंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये भी एक तरीके का दिल्ली में जैसे बताया ना, बहुत बड़ा एक कोचिंग का मार्केट है, जहाँ पर लोग अक्सर जाके ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में भटक जाते हैं। जो एक मेन ट्रैक होता है ना, उस पर फोकस रहने की जो फ्रेंड सर्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा कोई बहुत बड़ा सर्किल नहीं था, लेकिन 2-3 लोग थे और चूँकि हम लोग कॉलेज के समय से जुड़े हुए थे, तो काफ़ी पुरानी जान पहचान थी, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते थे। तो डिस्कशन के दौरान वही जो एक काउंटर व्यू मिसिंग रहता था अपनी अंडरस्टैंडिंग या थॉट में, वो उनके साथ डिस्कशन से वो चीज़ें पता चल जाती थी कि अपनी सोच में, अपने समझने के तरीके में क्या चीज़ मिस हो रही है। वही जो चीज़ मिस होती थी वो सामने वाले से 2-3 लोगों से वो पूरी हो जाती थी। फिर धीरे धीरे अपन भी उसी तरीके से समग्रता से चीज़ों को समझने लगे और ये कहीं ना कहीं जो इस तरीके का फ्रेंड सर्किल रहता है, इसी तरीके से समग्रता को पूर्ण करने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। क्योंकि वो भी मतलब सभी लोगों का एक ही तरह का ध्येय रहता है और फोकस्ड रहते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। और चूँकि आदमी उससे जुड़ा हुआ भी है, तो उसकी बात को समझता भी और अपनाने पे भी वो उसका रहता है कि हाँ चलो अपना ही मित्र है, तो उसको अपनाया भी जाता है और फिर उस पर व्यक्ति अमल भी करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि वो बोल तो देगा, आप सुन भी लेंगे, लेकिन शायद उसको समझ के अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब अपना दोस्त रहता है, जिससे पुरानी जान पहचान रहती है, जब उसके विचारों में वो चीज़ लगती है, तो कहीं ना कहीं आप उसको समझ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं और इससे निश्चित तौर पर बहुत सकारात्मक मदद मिलती है। और आगे आप जब बढ़े, क्योंकि कई इस प्रोग्राम को काफ़ी बड़ी संख्या में युवा देखते हैं जो खुद आकांक्षी होते हैं अखिल भारतीय या राज्य प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में जाने के लिए। वो ये भी जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। और एक बात आपने और कही कि आप बड़े फोकस्ड रहे, समय भी नहीं मिला आपको, लेकिन आपने ये तय कर रखा था आपके और आपके मित्र ने कि दिल्ली एक माया नगरी भी है, प्रलोभन भी है, भटकाव भी है, इनसे भी बचना है। तो इसके लिए पहले तो क्या करें, और दूसरा इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की और इंटरव्यू को कैसे याद करते हैं आप जब आपका इंटरव्यू हुआ, और एक बड़ा अहम पड़ाव होता है इंटरव्यू। जी देखिए, क्या होता है ना कि मतलब आईएएस परीक्षा में देखिए चीज़ें तो कुछ एंडलेस हैं, तो आपको समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना ज़रूरी है। कई बार व्यक्ति ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी खुद की समझ, खुद की सोच विकसित नहीं कर पाता है कि जो प्रश्न है उसकी मूलभूत चीज़ क्या पूछी जा रही है। तो ज़्यादा पढ़ना, तो कई बार क्या होता है ना, आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो भटकाव है उससे बचने का एकमात्र यही तरीका है, आप फोकस रहें, खुद की समझ विकसित करने की कोशिश करें। क्योंकि जो मूल तत्व है किसी भी विषय का, वो तो एक ही रहता है। तो आपने यदि उस तत्व को पकड़ लिया, तो आप अपनी समझ के दम पर और अपनी जो भी फैक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के दम पर उसको अच्छा खासा स्वरूप दे सकते हैं। तो इसलिए फोकस रहना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी खुद की समझ विकसित कर सकें और उन चीज़ों को बेहतर समझ सकें कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है।
ज़्यादा पढ़ने में कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप समय पर रिवाइज नहीं कर पाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो बस ये ऐसा मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है, दूसरों के दूसरे विचार भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी चीज़ पे ध्यान रखा कि हाँ, चीज़ों को, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, समझ विकसित करनी है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई या दूसरी किताबों के बहुत ज़्यादा मटेरियल किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस का गेम है। जो मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको अपने पर विश्वास है, देखिए आप इंटरव्यू में हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को किस तरीके से, आपकी अप्रोच कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जितना बेहतर रहता है, आप उतना अच्छा इंटरव्यू में कर सकते हैं। तो संयोगवश और या फिर फॉर्चुनेटली जो इंटरव्यू था मेरा वो ठीक ही ठाक एवरेज रहा। और कॉन्फिडेंस चूँकि मैं उससे पहले नौकरी में था, तो नौकरी में जाने के बाद आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपका निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो उससे भी मेरी मदद मिली और ठीक ठाक एक एवरेज टाइप का इंटरव्यू रहा और उसी हिसाब से मेरे मार्क्स आए इंटरव्यू में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे बात करके मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी अपनी भी मौलिक दृष्टि होनी चाहिए जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं। उसमें बहुत अधिक ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी एक मौलिक सोच होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उस पर आपने कुछ गुना बुना और विचार मंथन और चिंतन भी किया है। आपको कोई ऐसा सवाल याद आता है जो अनूप जी बड़ा दिलचस्प हो इंटरव्यू में और जहां आपके उत्तर ने आपकी मौलिकता, आपकी मौलिक सोच को भी दर्शाया, या कोई भी इंटरेस्टिंग वाकया जो आप इंटरव्यू को रिकॉल करते हैं तो आपके मन में आता है? मतलब इंटरव्यू के दौरान तो अगर कहा जाए तो उसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कुछ मुश्किल होता है। आप अपने मित्रों से पूछते हो कि भाई लास्ट ईयर जब आपने इंटरव्यू दिया क्या क्या पूछा गया था, आप उन्हीं मापदंडों पे तैयारी करने की प्रयास करते हो। और चूंकि मैं नौकरी में था तो इस तरीके से कोई मॉक वॉक देने का अवसर नहीं मिला और मुझे मतलब आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। चूँकि नौकरी में रहने से, पब्लिक डीलिंग से, मैंने जैसे पहले बताया कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अपने कुछ मित्रों के पुराने इंटरव्यू पे उनसे क्या क्या प्रश्न किए गए, किस किस सेक्टर से पूछा गया, उसके हिसाब से कमोबेश मैंने तैयारी की थी। मेरे इंटरव्यू में काफ़ी कुछ दिलचस्प ये रहा था कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से मुझसे मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड काफ़ी कुछ सवाल पूछे गए। अच्छा, जी। तो और थोड़ा सा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक दिन अच्छा होने वाली बात भी होती है कि वो चीज़ें मुझे पूरी तो नहीं मालूम थी, लेकिन हाँ मेरी अप्रोच सही थी और कहीं ना कहीं उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो बस इतना ही से वाकया मेन चीज़ होती है ना, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस यदि आपके अंदर है और अप्रोच सही है, आप कई बार होता है बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें सही नहीं बता पाते हैं, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही रहती है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इनको बेसिक नॉलेज है और इनकी डायरेक्शन और अप्रोच सही है। तो बस यही चीज़ है, बाकी तो ऐसा कोई विशेष वाकया नहीं था जी। और मुझे लगता है ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण मंत्र दे दिया है। जो लोग, जो युवा अपने को अखिल भारतीय और राज्य प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में देखना चाहते हैं, वो ये भी ध्यान रखें कि इंटरव्यू में आपके ज्ञान से अधिक ज्ञान की दिशा देखी जाती है। या आपसे ये अपेक्षा नहीं रखी जाती कि आप इनसाइक्लोपीडिस्ट हैं और आप एक विश्व शब्दकोश जैसा जानकारी रखने वाले व्यक्तित्व हैं। प्रश्न पूछा जाएगा और आप किसी यंत्र की तरह, मशीन की तरह उत्तर को जवाब देने को शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो ये देखते हैं कि आपका अप्रोच क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, आप जानते हैं, क्योंकि वो ये भी समझते हैं कि आप घबराए हुए हैं। इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज़ है अखिल भारतीय सेवा का, और वहाँ आपकी हड़बड़ाहट को वो समझते हैं, इसीलिए वो सिर्फ आपसे एक दिशा की अपेक्षा रखते हैं। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। सिलेक्शन जब आपका हुआ तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही अद्भुत प्रसन्नता का वो समय होता है, लेकिन उसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आन खड़ी होती हैं कि देश की सबसे प्रमुख सेवा के एक अधिकारी के तौर पर आप आ रहे हैं। किस तरह से आप रिकॉल करते हैं अपने पहले दिन को जब आपने एक बतौर IAS अपना कार्यभार संभाला? देखिए, सिलेक्शन के बाद हम लोग एकेडमी में जाते हैं, वहाँ तो एज ए स्टूडेंट ही रहते हैं, वहाँ अपने ट्रेनिंग के जो डेज को पूरा करते हैं और फील्ड में आने के बाद भी जो हमारा 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, तो उसमें भी एज ए प्रोबेशनर रहते हैं। तो चीज़ों को करते हुए, धीरे धीरे सीखते हुए, कुछ चार्जेस के साथ, निश्चित तौर पे देखिए, मतलब जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दिमाग में एक चीज़ें रहती हैं, निश्चित तौर पे रहती हैं, सभी के मन में रहती हैं कि आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि जो जनता है उसको लाभ हो सके, उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, या फिर वो समाज या जो भी वर्ग है उसमें हम कैसे उनको एक अच्छा माहौल दे सकें हर तरीके से। तो मतलब कोई एक बहुत बड़ी सोच तो नहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे
आपके क्षेत्र में जो भी चुनौतियां रहती हैं स्थानीय स्तर पे, उनको धीरे धीरे आप जब जनता के से संवाद करते हैं, वो आपके ऑफिस में आते हैं या अन्य प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसको धीरे धीरे हम लोग समझ के अपने स्तर पे यही कोशिश करते हैं जितना शीघ्रता से उनका निराकरण करा सकें। उसी से एक बेसिक समझ बनती रहती है और एक आइडिया समझ में आता है कि हाँ, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो भी सकती हैं और कुछ थोड़ा सा होने में समय भी लगता है। तो इस तरीके से एक मिक्स टाइप का सोच रहा स्टार्टिंग के दौर में। फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया सेवा में, तो कुछ चीज़ें और क्लियर होती गई और हर व्यक्ति अपने स्तर पे कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर ही रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। आगे आप किस तरह से और दृष्टि रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? 7 साल का ये जो करियर है, इस दौरान कई खट्टे और मीठे दोनों अनुभव जाहिर तौर पर होते ही हैं, हर व्यक्ति को होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। आपकी क्या अनुभूति रही और आगे बढ़ने को लेकर क्या दृष्टि और क्या सोच आप रखते हैं? देखिए, आगे जहाँ तक आगे का जो अपना बढ़ने का प्रश्न है, कुल मिला के यही होता है कि शासन जो भी आपको जिम्मेदारी सौंपता है, आप उस जिम्मेदारी के मुख्य तत्वों को समझें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस पद से, उस विभाग से क्या एक्सपेक्ट करता है आम जनता, और उस सुविधाओं को, सर्विसेज को हम कैसे समय सीमा के भीतर पूर्ण कर सकें। तो कुल मिला के उन्हीं सब चीज़ों को, जो अपनी टीम रहती है, जिस विभाग में हम लोग जाते हैं, पूर्व के उसमें टीम मेंबर्स रहते हैं, जो अपने अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, उनसे बात करते हुए जो विभाग का मूल काम है उसको कैसे कर लिया जाए, वही बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहता है। यदि कोई उसको ही समय, मतलब जो विभाग का मूल काम है, जो समय सीमा शासन ने निर्धारित की है, उसमें वही चीज़ें कर दी जाएँ, बस इतना ही फोकस रहता है कि इसी चीज़ को अगर अच्छे से कर देंगे तो काफ़ी हद तक हम जनता की समस्याओं को और उन सुविधाओं को जिनके लिए हमारा विभाग काम करता है, अच्छे से कर सकते हैं। आप अब जब अपने गृह क्षेत्र जाते हैं, अपने गृह राज्य जाते हैं, अपने घर जाते हैं, जो फीलिंग होती होगी पेरेंट्स की, वो तो अल्टीमेट होती ही होगी, और किसी भी पिता या माता के लिए इससे बड़ा प्राउड फीलिंग क्या होगी कि वो इस मकाम को हासिल करे। उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं मैं, क्या कहेंगे आप उन युवाओं से जो बढ़ना तो आगे चाहते हैं, लेकिन कई बार गैजेट्स की जो एक उनके हाथ में ताकत भी होती है और कमज़ोरी भी होती है, वो उनको पकड़ लेती है। कई बार उनके भीतर की ईमानदारी का ना होना उनको बहुत परेशान करना है, क्योंकि सोचने से कोई व्यक्ति कुछ हो नहीं सकता। सोचने के साथ अगर परिश्रम नहीं जुड़ता है तो वो कुछ नहीं है, और परिश्रम भी निरर्थक ना हो। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि परिश्रम किस तरह से किया जाना है। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। क्या कहेंगे आप, क्या एक फाइनल टिप्स आपकी युवाओं के लिए होगी? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जो भी सोचता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष होता ही है। इसी मामले में वो एक यूनिक है। तो हर व्यक्ति को अपने आप को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो, उसके अंदर क्या ऐसा टैलेंट है, वो क्या चाहता है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो वो अपनी उसी इंटरेस्ट, उसी इच्छा के अनुरूप ही चीज़ों का प्रयास करे, और जब वो अपनी इच्छा और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस दिशा में अच्छी तरीके से प्रयास करता है और निरंतर प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पे वो सफल होता है। बस हम लोग देखा देखी किसी चीज़ की तरफ प्रयास ना करें। जो हमारे मन में है, जिस चीज़ को करने में हमें इंटरेस्ट हमको फील होता है, अच्छा लगता है, उस चीज़ में अगर हम सच्चे मन से निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को अच्छे से समझें, अपनी इच्छाओं को, अपने इंटरेस्ट को अच्छे से समझें। उसके बाद आप जो भी प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर उसमें आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। चूँकि कोरोना का काल है तो मैं ये सवाल पूछने से नहीं रोक पा रहा हूँ अपने को कि बतौर जो मौजूदा आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस समय जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माना जा रहा है कि कोरोना अपने एक ऐसे स्वरूप में हमारे सामने आने की तैयारी कर चुका है जो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। जीतेंगे हम ही, और तैयारी भी हमने कर रखी है। लॉकडाउन ने हमें अच्छी तैयारी का मौका दिया है, लेकिन आपकी मौजूदा जिम्मेदारी में एक बड़ी चुनौती आपके कंधों पर ये भी है। किस तरह आप जबलपुर में देखते हैं इस चुनौती से निपटने की तैयारी को, और किस तरह के प्रयास आपके इस दिशा में हैं? जैसा कि अब इस महामारी को लेकर 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं, तो सभी स्तर पे समाज में जागरूकता भी आ चुकी है,
अभी अनलॉक फेज़ स्टार्ट होने के बाद कहीं थोड़ा सा उसमें लोगों में शिथिलता देखने को मिली है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर, यद्यपि काफ़ी जागरूकता आने से लोगों में इस खुद के स्तर पर अवेयरनेस आ चुकी है। तो निश्चित तौर पर नगर निगम में होने के नाते मेरा जो प्राथमिक दायित्व है वो यही है कि जो भी हमारे वार्ड हैं, जो भी हमारे स्थल हैं, जो शहर है, उसमें साफ़ सफाई रखी जाए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस ओर हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। शाम के समय बाज़ारों में चेकिंग वेकिंग करवाते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं और कुछ लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं, जिससे लोगों में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस बढ़े और वो खुद सुरक्षित रहें। अगर वो खुद हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल स्तर पर अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा और जिम्मेदारी को समझेगा तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी मदद होगी। अनूप जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस बातचीत के लिए, आपको, आपके भविष्य के लिए, आपके आगामी करियर के लिए जो बहुत लंबा है। अभी तो आपने सिर्फ 7 साल का सफ़र तय किया है, मैनी मोर ईयर्स अभी सामने आने बाकी हैं और इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो ये थे अनूप कुमार सिंह जो 2013 बैच के IAS ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के और वर्तमान में वो नगर निगम आयुक्त जबलपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अफसरनामा में इतना ही। अफसरनामा की अगली कड़ी में एक और IAS ऑफिसर के साथ या IPS ऑफिसर के साथ या IFS ऑफिसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।